नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहेबेंद्र 1967 पर। दोस्तों, आज हम कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आप सभी लोग जिसको भी वीडियो जब मिले तभी अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, नैतिक विकास का सिद्धांत जो 1958 में कोहल वर्ग ने दिया था इसको। ठीक है दोस्तों, देखो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कोहल वर्ग साहब क्या कहते हैं, देखिए दोस्तों। नैतिक व्हाट इज मॉरलिटी, मतलब नैतिकता क्या है। यह वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। इसे सामाजिक परिवेश से सीखा जाता है। जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है, वह अच्छा या बुरा समाज से ही सीखता है। ठीक है दोस्तों, इनके कहने का मतलब ये है कि मतलब जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो ना तो वो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। मतलब वो जो कुछ भी सीखता है समाज में आके, हम समाज के बीच में आकर सीखता है, अच्छा बुरा जो भी कुछ होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्या कहते हैं कोहल वर्ग साहब। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत भी कहा है। ठीक है दोस्तों, उन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत को 6 अवस्थाओं में विभाजित किया है एवं उन्हें सार्वभौमिक यूनिवर्सल माना है। सार्वभौमिक का तात्पर्य है कि कोई भी बच्चा हो वह इन अवस्थाओं से होकर अवश्य गुजरता है। नैतिक विकास की अवस्थाएं एक निश्चित क्रम में आती हैं, इस क्रम को बदला नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नैतिक अवस्था की अंतिम अवस्था में पहुंचने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम होती है। नैतिक तर्क शक्ति के आधार पर बालक को में व्यक्तित्व विभिन्नता होती है। ठीक है दोस्तों, कोहल वर्ग साहब आगे क्या कहते हैं, देखिए दोस्तों। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास की कुल 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने 2 अवस्थाओं को एक साथ रखकर इनको 3 स्तर पर रखा है एवं इसकी व्याख्या की है जो इस प्रकार है। ठीक है दोस्तों, क्या व्याख्या की है इन्होंने। यहाँ पर नंबर 1 वाली जो अवस्था है वो पूर्व परंपरागत अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसको इन्होंने 2 भागों में बांटा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आज्ञा एवं दंड की अवस्था, तो दूसरी वाली अहंकार की अवस्था। ठीक है दोस्तों, जो दूसरी वाली है वो है परंपरागत अवस्था, कन्वेंशनल स्टेज। इसमें पहली वाली है जो स्टेज और एप्रिसिएशन, और दूसरी वाली है दोस्तों वो है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की बस, स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। ठीक है दोस्तों, और जो तीसरा स्तर है दोस्तों इनका, वो है इनका उत्तर परंपरागत अवस्था, मतलब पोस्ट कन्वेंशियल स्टेज, जिसको भी 2 भागों में बांटा है। सामाजिक समझौते की अवस्था, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरी वाली है सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स या इंटरेक्शन स्टेज। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ते हैं पहली जो इनकी पूर्व परंपरागत अवस्था है उसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों जी। पूर्व परंपरागत अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज। जब बालक बाहरी तत्व या घटना के आधार पर किसी व्यवहार को नैतिक या अनैतिक मानता है तो उसकी नैतिक तर्क शक्ति प्री कन्वेंशनल स्तर की हो जाती है। इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं जो इस प्रकार हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए आज्ञा एवं दंड की अवस्था क्या बता रहे हैं हमारे कोहल वर्ग साहब। इस अवस्था में बालक का व्यवहार बंद के व्यय पर आधारित होता है और इसी डर से वह अच्छा व्यवहार करता है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहे हैं, मतलब बंद के आधार पर होता है, मतलब इसी वजह से कोई भी बालक वो अच्छा करने का सोचता है, मतलब उसके अंदर ये ना हो कि हमें दंड मिले, इसलिए वो आज्ञा का पालन भी करता है दंड के डर से। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की नैतिक विकास की शुरू की अवस्था में दंड को ही बच्चों की नैतिकता का मुख्य आधार मानते हैं। बच्चा सोचता है कि बंद से बचने के लिए आदेश का पालन करना चाहिए, सही गलत का निर्णय दिए गए दंड व पुरस्कार से करता है। ठीक है दोस्तों, मतलब बच्चा सोचता है कि यदि हम अच्छा करेंगे तो हमें पुरस्कार मिलेगा, टॉफी मिलेगी, कुछ पैसे मिलेंगे, अच्छा खाने को मिलेगा, और यदि हम कोई दंड करें गलत करेंगे तो हमें उसका दंड मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरी है जो है अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। इसमें क्या बताया है दोस्तों, इस अवस्था में बालक का व्यवहार स्वयं की इच्छा को पूरा करने का होता है। उसे लगता है कि वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो, अर्थात हम दूसरी की कोई
इच्छा पूरी कर दें तो वह भी हमारी इच्छा पूरा करेगा। इस अवस्था में बालक में अहंकार होता है। यदि उसका कोई उद्देश्य झूठ बोलने से, क्या चोरी करने से होता है तो वह काम करता है। इसे अनैतिक नहीं समझता है। मतलब दूसरी अवस्था जो है वो अहंकार की अवस्था है। मतलब बालक सोचता है कि नहीं, हम ये करेंगे, हमें ऐसा करना चाहिए। मतलब उसको ये नहीं रहता कि हम ऐसा करेंगे तो हमारा नुकसान होगा, फैमिली का नुकसान होगा, समाज में हमारी कोई रेपुटेशन नहीं रहेगी। मतलब उसको ये लगता है कि मतलब जो हमारे मन में आया है तो हमें वो करना है। तो मतलब ये होती है जो दूसरी स्टेज बताए, पहले वाले का सेकंड में पार्ट है। ठीक है दोस्तों, अगले में सेकंड वाला क्या कहता है यहाँ पर, परंपरागत अवस्था यानी कन्वेंशनल स्टेज। इस अवस्था में बच्चों का व्यवहार उनके माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित हो। इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। प्रशंसा की अवस्था, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है प्रशंसा पाने के लिए करता है। मतलब जो कुछ भी करेगा, मतलब उसे लगे कि मतलब समाज में उसे सम्मान मिले, सभी लोग उसकी प्रशंसा करें, इस तरह के काम करता है इस अवस्था में। इसमें बालक समाज को अच्छा लगने वाला व्यवहार करता है जिससे कि उसकी प्रशंसा प्राप्त कर सके। ठीक है दोस्तों, इस व्यवहार को ही अनैतिक मानता है जिसमें प्रशंसा मिलती है। इस अवस्था में बच्चे के चिंतन का स्वरूप समाज और उसके परिवेश से निर्धारित किया जाता है। और दूसरा वाला है दोस्तों, वो है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की व्यवस्था, स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। ठीक है दोस्तों, यह अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल प्रशंसा के लिए महत्व देता है। इस अवस्था में पहुंचकर वह समझने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य अनैतिक होता है। ठीक है दोस्तों, और जो लास्ट वाली स्टेज है वो दोस्तों वो है उत्तर परंपरागत अवस्था, पोस्ट कन्वेंशियल स्टेज। उत्तर परंपरागत स्तर को भी 2 उपभागों में बांटा गया है कोहलबर्ग के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसमें पहली वाली जो है सामाजिक समझौते की अवस्था, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस अवस्था तक आते आते वह समझने लगता है कि व्यक्ति व समाज के बीच एक समझौता होता है। कोई व्यक्ति यह मानने लगता है कि हमारा दायित्व है कि हम समाज के नियमों का पालन करें, क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है। अगर नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उस व्यक्ति या समाज के बीच का समझौता टूट जाता है। परंतु वह इस अवस्था में यह समझा जाता है कि समाज की सहमति से सामाजिक नियमों का भी बदला जा सकता है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि वह व्यक्ति जानने लगता है कि मतलब हमें समाज में रहना है तो हमें समाज के दायरे में रहना होगा। मतलब हमें समाज से ऊपर हट के नहीं जाना होगा। मतलब ऐसा नहीं कि हम कोई ऐसा काम करें जिसमें हमें नीचे देखना पड़े। मतलब इस अवस्था में बालक समझने लगता है, उसमें इतनी समझ विकसित हो जाती है तो वह समाज के अंडर में रह के काम करता है। जो नियम बनाए गए हैं, जो नियम कानून बनाए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग चलने लगता है दोस्तों। और जो दूसरी लास्ट वाले की जो दूसरी है वो है सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था, यूनिवर्सल प्रिंसिपल या इंटरेक्शन स्टेज। इसे विवेक की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था तक व्यक्ति के अच्छे बुरे, उचित अनुचित आदि विषयों पर स्वयं के व्यक्तित्व विचार विकसित हो जाते हैं एवं अपने बनाए गए नियमों पर चलता है। इस अवस्था में बालक अपने विवेक का प्रयोग करने लगता है। मतलब इस लास्ट स्टेज तक आते आते दोस्तों बालक के अंदर इतनी क्षमता हो जाती है कि वह खुद से सोच के चलने लगता है। मतलब उसे समझ हो जाती है कि वो ये सही है, ये गलत है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करने लगता है। अब ऐसा नहीं कि जो काम समाज में करने लायक नहीं है उस काम को वो नहीं करेगा, क्योंकि उसमें इतनी समझ विकसित हो जाती है। तो दोस्तों, ये था कोहलबर्ग के बारे में, जो कोहलबर्ग ने अपनी 3 अवस्थाओं को 2-2 भागों में करके बताया। टोटल 6 हैं। उसके बारे में दोस्तों अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।